वेलकम टू जेकेपी क्लासेस। जैसा कि हमने बात किया था कि हम लोग पुराने कोड के लिए शुरू करेंगे एक सीरीज। तो हमने सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोग पहले ईपीएफ एक्ट को कर चुके हैं। आज दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ईपीएफ ईओ का जो एग्ज़ाम है आपका, अभी उसकी डेट नहीं आई हुई है। तो आपके पास मौका है इसको फिर से अच्छे से तैयार करने के लिए। जिन्होंने पहले ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं वो इसको एक बार रिवाइज करें अच्छे से। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, जब तक आपको लगता है कि हाँ चीज़ें आपके लायक हो जा रही हैं तब तक आप इसको पढ़ते रहें। नए कोड आने के बाद पुराने कोड भी हैं अभी। अभी पुराने कोड ही एप्लीकेबल हैं हर जगह, नए कोड अभी अप्लाई नहीं किए गए हैं। तो एग्ज़ाम में दोनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस क्या होता है? बोनस एक तरह से आपका प्रॉफिट में शेयर होता है। जैसे अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो कहा जाता है कि कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो एम्प्लॉय की वजह से कर रही है, तो एम्प्लॉय का भी तो हक होता है ना कुछ, उनको भी मिले जो वो प्रॉफिट कमाए हैं या जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो बोनस क्या है? बोनस इज रिवार्ड फॉर गुड वर्क और शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एम्प्लॉय इज वर्किंग। जहाँ पे भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पे वो बोनस एक तरह का रिवार्ड होता है अच्छे काम के लिए। जो किस तरह का होता है? वो शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर होता है। कई बार क्या होता है कि ये एक झगड़े का विषय होता है, एक डिस्प्यूट का टॉपिक होता है, किसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, कि बोनस पेड करना है कि नहीं करना है तो कितना करना है, क्यों करना है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। ये सारे एक बहुत ही हमेशा एक डिस्प्यूट का मैटर रहा है। तो अब इस कंडीशन को करने के लिए, इस कंडीशन से निकलने के लिए, इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को पास किया गया। क्या है इस एक्ट में? तो क्या ऑब्जेक्ट है इसका एक्ट का? तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका कि कंपनीज में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी उस संस्था में काम करता है, उनको एक बोनस, एक रिवार्ड देना, जो साल के अंत में जब आपका देखा जाता है कंपनी कितने प्रॉफिट में रही है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट उनको देने की बात की गई है। अब इसमें क्या है? अब क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि अगर आप कभी एम्प्लॉय को जो भी आप लाभ के तौर पे कमा रहे हैं, सैलरी के ऊपर जो भी आप उन्हें अमाउंट देते हैं, हमेशा जो एम्प्लॉय होता है उससे आप उत्साहित होता है। वो कंपनी के लिए ज़्यादा ईमानदार होता है, सोचता है कंपनी उसके लिए सोच रही है तो मुझे कंपनी के लिए सोचना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमेशा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में पीस और हारमोनी जो होता है वो बनाए रहता है। किसमें? लेबर और कैपिटल में। लेबर, एम्प्लॉय और कैपिटल जो होता है एम्प्लॉयर के बीच में होता है। अब उसमें क्या होता है कि वो फिर बताता है कि कितना मैक्सिमम देना है बोनस, कितना देना है, मिनिमम बोनस क्या है, कोई लिमिट है, कितनी है। तो इसको हम लोग सेट ऑफ और सेट ऑन, ये 2 टर्म अभी आएँगे जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। बोनस देने से क्या होगा कि एम्प्लॉयी को भी लगेगा कि हाँ, चलो हम भी तो कंपनी के मालिक जैसे ही हैं, हमारा भी तो कुछ हिस्सा है। तो अगर ये मेरी कंपनी है तो इसके लिए मैं ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँ, ज़्यादा ईमानदार रहूँ। ये आपकी एक भावना एम्प्लॉयी के अंदर आती है। कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है ये? तो बोनस एक्ट हर जगह एप्लीकेबल होता है। कहाँ-कहाँ? हर फैक्ट्री में एप्लीकेबल होता है। और फैक्ट्री के अलावा ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे आपके 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं, जो पावर एड के साथ काम करते हैं, पावर ऑफ एड के साथ काम, जो हम पहले पहले आपके चैप्टर में हमने बताया था क्या होता है पावर ऑफ एड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करने वाली मशीनों पे जो काम करते हैं, वहाँ पे 10, और जो बिना पावर ऑफ एड होते हैं, जहाँ मैनुअल वर्क किया जाता है, वहाँ पे 20 ये लिमिट होती है आपकी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए। अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए एक बार आप एलिजिबल हो गए, आप इनरोल हो गए, तो इसके बाद अगर अगर कि आपके यहाँ एम्प्लॉय की संख्या 20 से कम भी होती है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, उसके लिए आप बाउंड रहेंगे ही रहेंगे पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी और वेज की बात हो रहा है, और ये आता है इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के सेक्शन 221 के में आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सैलरी या वेज होता है उसमें आपका बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसिक और दूसरा होता है आपका डीए।
डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ये दोनों ही आपकी सैलरी होती हैं। इसके अलावा कोई भी टर्म आपकी सैलरी में काउंट नहीं होता है। जब भी हम सैलरी की बात करते हैं, वेज की बात करते हैं, यही 2 चीज़ आती हैं, बाकी आपके वो अलग सुविधाएँ हैं। तो कह रहा है कि जो आपके सैलरी या वेज होते हैं, वो बेसिकली होते हैं आपके वो अमाउंट जो आपको मिलता है, उसमें इंक्लूड होता है आपका डीए और जो एक आपकी बेसिक होती है। क्या-क्या नहीं इंक्लूड होता है, वो होता है ओवरटाइम वेज। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो उसके लिए आपको जो पैसे मिल रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा जो आपको जिसके लिए आप सॉरी कोई भी अलाउंस ऐड नहीं होगा सैलरी में जिसके लिए एम्प्लॉयी आप वहाँ पे कंपनी में एलिजिबल हो। वो सैलरी में काउंट नहीं होता है। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो सैलरी में काउंट नहीं होता है। किसी तरह का अलग जो हाउस अकोमोडेशन होता है, सप्लाई ऑफ लाइट होता है, पानी, मेडिकल अटेंडेंस या कुछ भी चीज़ जो आपको मिलती है, वो भी सैलरी में काउंट नहीं होगा। प्रोडक्शन बोनस होता है, क्या होता है प्रोडक्शन बोनस? अगर आपने अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जहाँ पे आपको बात किया जाता है कि आप इतने प्रोडक्शंस एक्स्ट्रा करते हो, तो आपको पर प्रोडक्शन पे इतना आपको पैसे दिए जाएँगे एक्स्ट्रा, वो भी आपकी सैलरी में काउंट नहीं होगा। अटेंडेंस बोनस क्या होता है? अगर आप लगातार आते हो, तो कंपनी कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है कि हाँ, आप कभी अब एब्सेंट नहीं होते हो, तो लो आपके लिए कुछ अलग आपका बोनस है। उसके लिए भी नहीं कोई ट्रैवलिंग कंसेशन मिलता है आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, उसके लिए भी आप वो भी आपका पैसा सैलरी में काउंट नहीं होगा। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो होगा प्रोविडेंट फंड में या पेंशन फंड में वो भी आपका सैलरी में काउंट नहीं होगा। कोई भी आपका कंपनसेशन होगा, ग्रेजुएटी होगा वो भी काउंट नहीं होगा और कोई भी कमीशन जो आप कंपनी से पाते हो, वो भी आपका सैलरी में काउंट नहीं होगा। ये सारे टर्म जो होते हैं वो सैलरी में काउंट नहीं होते हैं। क्या-क्या इसमें होता है ओवरटाइम मज़दूरी होता है, आपका अन्य भत्ता होता है, आवास भत्ता होता है, उत्पादन बोनस होता है, यात्रा रियायत होता है, कोई भी टर्म इसमें से आपका सैलरी में ऐड नहीं होता है। सैलरी में बस वेतन में बस जो ऐड होता है वो होता है पारिश्रमिक और महंगाई भत्ता और कुछ नहीं। एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस बोनस के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय क्या होते हैं कितने कैसे वो एलिजिबल होते हैं ये आपका इस एक्ट के सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन भी कभी कभी ईपीएफ में पूछा जाता है किस सेक्शन में बात की गई है एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस की, तो आप बोलेंगे सेक्शन 8 में की गई है। अब क्या होता है कि एम्प्लॉय ड्राइंग सैलरी और वेजेज अप टू 10,000 पर मंथ तक पाने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं और वो जो पिछले 1 साल में 1 अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम किए हैं, वो बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब ऐसा कोई एम्प्लॉय जो 10,000 तक की सैलरी पाता है और पिछले 1 साल में कंपनी में 30 दिन काम किया है, मिनिमम 30 डे काम किया है, तो वो उस साल के बोनस के लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई सीज़नल फैक्ट्री है, अब सीज़नल फैक्ट्री क्या होती है? तो जैसे कि सीज़नल फैक्ट्री मान लीजिए एक आता है रूम हीटर या ब्लोअर, इसको सीज़नल बोलेंगे क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होगा वो बस ठंडी में होगा। गर्मी में तो रूम हीटर का प्रोडक्शन होगा नहीं, कोई यूज़ ही नहीं होगा। ऐसे आपका कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या होते हैं? सीज़नल फैक्ट्री होती हैं। तो अगर सीज़नल फैक्ट्री है तो भी उसमें अगर आप एम्प्लॉयी ने 30 डे 30 दिन काम किया है, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। अप्रेंटिस जो होते हैं, वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, उसमें अप्रेंटिस का भी नाम आ सकता है। तो अप्रेंटिस जो होते हैं, वो एलिजिबल बोनस के लिए नहीं होते हैं। अब आता है कि मिनिमम और मैक्सिमम बोनस क्या होता है? मतलब ये सेक्शन 10 में आएगा आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के, मैक्सिमम मिनिमम बोनस की बात की गई है। अब इतना भी कम ना हो जाए कि एम्प्लॉयी को बुरा लग जाए और इतना भी ज़्यादा ना हो कि एम्प्लॉयर को बुरा लग जाए। उनको लगे मेरा पूरा प्रॉफ़िट तो बँट ही जा रहा है, तो मेरा करने का मतलब क्या बिज़नेस? तो एक फ़िक्स अमाउंट किया गया है। वो क्या किया गया है, मिनिमम रखा गया है 8.33 ऑफ सैलरी वेज। मिनिमम जो है वो 8.33% वो एम्प्लॉयर की जो सैलरी बेसिक सैलरी है उसका 8.33% बोनस दिया जाता है या फिर 100 रुपये जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वो दिया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉयी जो है वो 15 ईयर की एज नहीं कंप्लीट किया है, अगर कोई बच्चा ही बोलेंगे इसको जो 15 साल की एज नहीं पूरा किया है और वो काम कर रहा है, तो उसको जो
बोनस मिलेगा, मिनिमम बोनस वो होगा 8.33% या फिर 60 रुपीज़, जो भी आपका ज़्यादा है। परसेंट दोनों का सेम है, बस यहाँ पे अमाउंट की जो है वो डिफरेंस है। अब 15 साल से कम बच्चा, तो कितना बड़ा बच्चा? तो 14 से 15 साल वाली एज की। 14 साल से कम बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। जो मैक्सिमम बोनस है, वो आपका 20% ही दे सकते हो। तो मतलब मिनिमम जो, अगर इसका हम लिमिट देखें, तो मिनिमम 8.33% और जो मैक्सिमम है वो 20% बोनस जा सकता है। बोनस क्या होता है? जो भी क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर होता है उसके 8 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। बोनस का पेमेंट जो होता है एम्प्लॉय को, वो आपको करना होता है। नई कंपनी के लिए बोनस का क्या रूल है? तो ऐसी कंपनी जो अभी स्टार्ट हुई है, वो अगले 5 साल तक के लिए बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बोनस नहीं देगी वो अपने एम्प्लॉय को। जब वो जिस साल से उसने अपने गुड्स और सर्विस की सेलिंग शुरू की, या गुड्स और सर्विस का जो उसने है सेल शुरू कर दिया, उस टाइम से वो काउंट होना शुरू होगा। और 5 साल पूरा होने के बाद जिस साल, अगर छठे साल में उसको प्रॉफिट होता है तो छठे साल में बोनस देगा। अगर छठे साल में नहीं होता है तो जिस साल भी होगा, 7वें 8वें 9वें, जिस साल में प्रॉफिट होगा उस साल में ही वो बोनस देगा। बोनस तभी दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। कैसे जोड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बोनस को? तो ये सेक्शन 4 में दिया गया है, कैसे करते हैं। तो बोनस को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अवेलेबल सरप्लस और अलोकेबल सरप्लस की बात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी उस साल कमाई है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अवेलेबल सरप्लस जो उसके आपके ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है एक्ट के। ठीक है, किसके लिए? बैंकिंग कंपनी के लिए। और अदर कंपनी के लिए बताया गया है आपका, वो सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया बैंकिंग के लिए, और सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। किसका? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। अब अवेलेबल सरप्लस कैसे काउंट करते हैं? तो ये क्या करते हैं हम लोग, कुछ सर्टेन सम बताए गए हैं सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में बताए गए हैं कुछ सम। उस सम को उसमें से माइनस कर लेते हैं, किससे? ग्रॉस प्रॉफिट से। और जो पिछले साल में आपका बोनस पेड करने से आपका इनकम टैक्स बचा था, उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ सेक्शन 6 में बताए गए हैं डिडक्शन, उसको डिडक्ट कर लेंगे। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में लास्ट ईयर बोनस पेड करने की वजह से जो टैक्स बचा हुआ था उसको ऐड कर लेंगे। जो अमाउंट आएगा उसका 60% जो होगा वो होगा अलोकेबल सरप्लस। किस कंडीशन में? बैंकिंग कंडीशन में, कंपनी कंडीशन में और अदर एंटरप्राइजेस के कंडीशन में। अब अलोकेबल क्या होगा? अलोकेबल को जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे उनको बराबर पार्ट में उस सैलरी को और उस इनकम को, उस प्रॉफिट को बांट देंगे। जो कि आपका मैटर करता है कि वो मिनिमम 8.33 होना चाहिए, मैक्सिमम 20% होना चाहिए। अब अगर इससे कम होता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा अमाउंट मिल रहा है जो हम सारे एम्प्लॉय को बाँटते हैं और उनको 8.33% भी नहीं मिलता है, तो क्या होता है? और अगर इतना अमाउंट हो गया कि हम बाँटते हैं तो 20% ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं सेट ऑन और सेट ऑफ की। तो ये सेक्शन 15 में बात किया गया है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के। अब सेट ऑन क्या होता है कि हम इतना पैसा मेरे पास हो गया, उस कंपनी के पास प्रॉफिट में इतना पैसा हो गया कि हम 20% बाँटने के बाद भी हमारे पास अमाउंट बचा रह गया। तो वो जो एक्सेस अमाउंट होगा, एक्सेस अलोकेबल सरप्लस होगा, वो अगले साल में क्या हो जाएगा? वो फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में वो फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर अगले साल वो अमाउंट क्या होगा? उसको यूज़ किया जाएगा। अगर अमाउंट अगले साल भी यूज़ नहीं होता है तो ये अमाउंट लैप्स हो जाता है और कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर हम मिनिमम 8.33% भी देने लायक नहीं हैं, तो वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है
कि जितना हुआ बोनस वो दे दिए और जो बचा बोनस है उसको अगले साल फिर कवर करें, और अगले साल फिर वो कवर नहीं होता तो फिर एज यूजुअल वो क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हर साल क्या करते हैं हम लोग, अलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको देखते हैं पिछले साल से अगर जब बचा हुआ आ रहा है अमाउंट तो उसको ऐड करते हैं, अगर कुछ अगर घटा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसके अलावा, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो मिसकंडक्ट की वजह से निकाल दिया जाता है कंपनी से, उसको सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, तो वो बोनस पाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसे बोनस नहीं दिया जाएगा। Bonus is not payable on subsistence allowances, firstly because the employee does not actually work during the period, and secondly because the subsistence allowance cannot be considered as a salary or। अब अगर किसी को निर्वाह भत्ता मिल रहा है, मतलब कंपनी से अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद भी उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है और उस टाइम पे उसको पेमेंट किया जा रहा है निर्वाह भत्ता के रूप में उसको सब्सटेंस अलाउंस के बेस पे, तो उस बेस के पे उसको बोनस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहली बात वो ऑफिस नहीं आ रहा है और दूसरा जो उसको है वो सैलरी नहीं मिल रहा, उसको क्या मिल रहा, सब्सटेंस अलाउंस मिल रहा है। सेक्शन 31A जो है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का, वो बात करता है कि अगर कंपनी एम्प्लॉय जो होता है एक एग्रीमेंट में आता है एम्प्लॉयर के साथ कि उसको पेमेंट ऑफ एनुअल बोनस लिंक्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव इन लाई अ बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स, देन सच एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस ड्यू टू देम अंडर सच एग्रीमेंट इन मे बी नोटेड सच एग्रीमेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपाइल्ड विद रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड विद। अब ये बात कर रहा है कि अगर जो एम्प्लॉय होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयर के साथ कि उसको जो सैल बोनस मिलेगा वो एक अलग तरीके से मिलेगा, प्रोडक्टिविटी पे मिलेगा, अगर वो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो रहा तो हाँ वो उस बेस पे अपना बोनस ले सकते हैं। एन एम्प्लॉय सस्पेंडेड बट सब्सिक्वेंटली रीइंस्टेटेड विथ फुल बैक वेजेज एलिजिबल फॉर बोनस फॉर द पीरियड सस्पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको जब सैलरी वापस मिलती है सस्पेंड करने के बाद, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन में उसको नॉट गिल्टी पाया गया तो उसके पीछे की जो सैलरी जब मिलेगी तो उस टाइम ड्यूरेशन का उसको बोनस भी दिया जाएगा। पेनाल्टी क्या होता है, अगर कोई संस्था कोई कंपनी अगर पेमेंट बोनस एक्ट को नहीं मान रही है तो उसको 6 महीने की इम्प्रीजमेंट या फिर 1000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है। ये आपकी सीरीज है, सीरीज का दूसरा पार्ट हम लोग आज किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सुझाव और शिकायत दोनों कमेंट बॉक्स में दें, इस पे हम लोग आगे और बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, उस पे हम लोग कोई न कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आप मेहनत करें। थैंक यू।